ज़रा सोचिए, एक स्कूल है जिसमें ना कोई रूल है ना कोई रेगुलेशंस, कोई भी क्लास में कभी भी आ रहा है जा रहा है, टीचर एग्ज़ाम में चीटिंग भी अलाउ कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को बिना पढ़ाई के ही फर्स्ट क्लास पास कर रहे हैं। क्या होगा? सोचा और क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, कोई कंपटीशन वगैरह जैसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक इसी तरह अगर एक कंट्री को बिना किसी रूल रेगुलेशन के चलाया जाए तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा एंड ऑल। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है एक प्रॉपर रूल रेगुलेशंस हो। जैसा कि हमें पता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक रूल बुक है जो बताती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सिटीजन्स के राइट क्या क्या हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, हमें क्यों इसकी नीड है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई उसमें कौन कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी। हम बात करेंगे इसके डेफिनेशंस और फंक्शंस के बारे में। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का रूल बुक होता है, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट या फुटबॉल के रूल्स, ठीक उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि देश कैसे चलेगा, कौन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, पावर का मिसयूज़ होने से रोकता है ताकि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी मर्ज़ी से कुछ गलत ना करे या अपनी हुकूमत ना चलाए। ठीक है, इस तरह ठीक है। गवर्नमेंट का काम डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में कि सेंटर का क्या काम होगा, स्टेट का क्या काम होगा। लास्ट वन इज़ ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है ताकि गलत कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। सिंपली बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक प्रोटेक्टर है जो इंश्योर करता है कि देश में कानून बराबर हो, सभी के राइट्स सेफ हों ताकि कोई भी एक पर्सन सब कुछ कंट्रोल ना कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट है बैकग्राउंड। इसमें क्या बताया गया है, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, मीन्स रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स कलर के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव करना। वाइट लोग वहाँ मिनॉरिटी में थे और ब्लैक मेजॉरिटी में थे। माइनॉरिटी मीन्स कि वाइट स्किन वाले लोगों की उस टाइम सरकार थी, वही पावर में थे, और ब्लैक स्किन वालों के साथ बहुत ही भेदभाव होता था। उनको कहीं भी आने जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती थी। ब्लैक लोग वोटिंग भी नहीं कर सकते थे, इजीली प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए स्कूल, हॉस्पिटल, बसेस, टॉयलेट सब कुछ अलग था। पर इस डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए लोग चुप नहीं बैठे। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह शुरू किए, जिसके सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे नेल्सन मंडेला, जिनका मानना था सभी को इक्वल ही राइट्स मिले। इस लड़ाई के चलते उन्हें 28 साल जेल में भी रहना पड़ा, बट जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि माफ़ी और शांति से एक साथ सबको लाने का काम किया। नेक्स्ट इज़ 1994 में साउथ अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग के आधार पर भेदभाव होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। सबको इक्वली राइट्स, मेजॉरिटी का रूल, सबको प्रोटेक्शंस दी गई। इस बात से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि फ्रीडम और इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रीशियस है, इसीलिए हमेशा इनकी वैल्यू करनी चाहिए और इन्हें प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। एज़ वी नो 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, बट आज़ादी के साथ एक चैलेंज भी था कि अब देश चलेगा कैसे। पता है हम सबको कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान अलग हुआ था। इंडिया को एक ऐसा कानूनी फ्रेमवर्क चाहिए था जो पूरे देश को एक साथ बांध के रख सके, जिसके लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें प्रोविंस जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे और प्राइंसली स्टेट जो रजवाड़े थे उन्हें भी इंक्लूड किया गया था। असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन अप्रोक्स 3 साल लगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पब्लिक डिस्कशंस, डिबेट्स भी बहुत सारी हुई, पब्लिक के सजेशंस भी लिए गए ताकि ऐसे हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि आम लोगों का भी है। 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन दिसंबर 1946। इसमें मेंबर्स थे अलग अलग लीडर्स जो कि बिलोंग करते थे अलग अलग रीजन से, कम्युनिटी से और पॉलिटिकल ग्रुप से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे इस असेंबली के और BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे।
1946 में इस पर काम शुरू हुआ। हर एक रूल को, हर एक प्रोविज़न क्लॉज़ पर डिटेल डिस्कशन, डिबेट्स वगैरह हुई। सिर्फ अपने आइडियाज़ ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी स्टडी किया गया ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को इंक्लूड किया जा सके। 1946 से 1949 अप्रोक्स 3 इयर्स तक का टाइम लगा इसे बनने में। 26 नवंबर 1949 को ऑफिशियली इसे अडॉप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, इसमें एक प्रियम्बल भी है, मीन्स एक इंट्रोडक्शन जो बताता है कि देश के क्या पर्पज़ हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, ये सब। सबसे फर्स्ट है सॉवरेन, जिसका मतलब होता है इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेगा, किसी अदर कंट्री का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट, इनइक्वालिटी को कम करना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। थर्ड वन इज़ कि किसी भी स्टेट का कोई अपना इंडिविजुअल रिलीजन नहीं है, हर किसी को अपनी फेथ फॉलो करने का फ्रीडम है। डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होती है वोटिंग के ज़रिए। रिपब्लिक, कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्ट होगा, ऐसे नहीं है कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिस्टर वगैरह कुछ बना दिया, ऐसा नहीं है। एंड लास्ट वन इज़ जस्टिस, लिबर्टी, ये जो है ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं जो हर पर्सन की इज्जत यानी डिग्निटी को इंश्योर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप जानते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? लंबा होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाती है। और वो फीचर्स इस तरीके से हैं कि कुछ पार्ट्स को अमेंड करना बहुत ईजी है बट कुछ पार्ट्स के लिए स्पेशली प्रोसीजर बनाए गए हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चूज़ किए गए रिप्रेजेंटेटिव ही चलाते हैं। नेक्स्ट, पावर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच शेयर्ड बेसिस पर होती है, बट अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो सेंटर के पास पावर ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ हर सिटीज़न के लिए राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है। नेक्स्ट है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को गाइड करती है। फिर है सेक्युलर स्टेट्स, मीन्स सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और फ्रीडम दी गई है। आगे है सिटीजन्स की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई भी वो एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है। आगे है सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल इंडियंस, की सभी इंडियंस को समान नागरिकता दी गई है। ओके, एक और बात, ये सिर्फ रूल्स नहीं है बल्कि एक रोड मैप है जो ये इंश्योर करता है कि इंडिया हमारा फेयर और यूनाइटेड नेशन बना रहे। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रूल बुक नहीं है बल्कि इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को 3 मेन ऑर्गन्स में डिफ़ाइन किया गया है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फर्स्ट, लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा, जो लॉज को बनाता है, मीन्स जो लॉज कानून देश में फॉलो होने हैं वो ये डिसाइड करता है। इसका एग्जांपल है पार्लियामेंट। सेकंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, मीन्स लागू करता है। पार्लियामेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं उन्हें प्रैक्टिकली चलाता है। इसके एग्जांपल में है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लास्ट वन इज़ जुडिशरी, ये लॉज को इंटरप्रेट करता है और इंश्योर करता है कि जस्टिस हो, और अगर कोई कानून या रूल गलत अप्लाई हो रहा है तो जुडिशरी उसे करेक्ट करती है। ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के 3 मेन ऑर्गन। और नेक्स्ट है हमारा चेक्स एंड बैलेंस। इसमें क्या होता है, ये जो 3 ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं ये अगर अपनी मर्ज़ी से काम करें तो कैसे चलेगा ना, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस ने चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम बनाया है। इसमें होता ये है कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है ये एक दूसरे के काम को मॉनिटर करेंगे कि कोई भी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, सिटीजन्स की राइट सेफ़ हैं या नहीं। इससे होगा क्या, जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी है वो स्मूथली चलती रहेगी और स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। अब बारी है कंक्लूजन। फर्स्टली, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स की एक बुक नहीं है, ये हमारे देश का विजन है एक फेयर और जस्ट सोसाइटी का। ये हमारे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, हर सिटीजन्स के लिए इक्वलिटी इंश्योर करता है और देश चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क भी हमें देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमें गाइड करता है कि और हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ को बनाए रखता है।
तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ़ एक रूल बुक नहीं बल्कि हमारे रूल्स, राइट्स और ड्यूटीज़ का गार्जियन है। अगर हमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस चाहिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बैक टू स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय।